आप देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड। अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बातें जानी थी। सबसे पहले हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक जाने थे, जिसमें उन्होंने पहले एटम को इनडिविजिबल बताया था, लेकिन बाद में ये पता चला था कि एटम इनडिविजिबल नहीं है बल्कि उसके टुकड़े हो सकते हैं। और हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जो कि किया था हमारे एक साइंटिस्ट जिसका नाम यूजीन गोल्डस्टीन था। ठीक है, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और लेटर ऑन थॉमसन साहब ने उन्हीं कैथोड रेज जो पार्टिकल्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स बताया। फिर उन्होंने E/m रेशियो निकाला जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, जिसका वैल्यू शायद 1.758820 होती है इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी होती है। ठीक है, और E/m के बाद हमने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला विद द हेल्प ऑफ मिलिकन-सॉल्टरफ एक्सपेरिमेंट हमने निकाला। ठीक है, आप एक चीज देखिए, आप एटम को नहीं देख सकते। एटम का जो साइज होता है वो 10 की पावर -10 मीटर्स यानी कि एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। ऑर्डर मतलब लगभग उस रेंज में होता है। ठीक है, और एटम को आप देख नहीं सकते। अब उसके अंदर सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको आप देख नहीं पाए, आप उसको नहीं देख पाए। हमने उसके गट्ठर को देखा है, हमने उसकी बीम को देखा है। ठीक है, अगर आप कहें कि अगर आपको कहा जाए कि अगर बहुत सारी चीज देखनी है या एक चीज दिखनी है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि एक चीज देखने बहुत आसान है। जैसे अगर हाथी देखना है तो आप जू में चलाइए, आपको एक हाथी या दो हाथी मिल जाएंगे। ठीक है, एक हाथी मिल जाएगा। बाघ देखना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कहा जाए कि करोड़ों बाघ आपको देखने एक साथ, तो वो थोड़ा रेयर होता है। लेकिन यहाँ पर रेयर उल्टा होता है, यहाँ पे एक चीज देखना रेयर है और बहुत सारी चीजें देखना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन बीम आपने देख ली लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाए। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था गार्गमेल में, जो कि गार्गमेल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था MIT की तरफ से, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ढूंढा गया था। ठीक है, खैर वो बात की बात है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी तक देख नहीं पाए। उसमें भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की गतिविधि यानी कि उसकी एक्टिविटी को देखा था। एक इलेक्ट्रॉन को हमने नहीं देखा, उसका पिक्चर हमारे पास नहीं है, और क्यों नहीं है उसका रीजन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बट आज नहीं, वो लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि हम लोगों ने कल लीव किया था, वो कितना बेहतर है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, और क्या ये बेस्ट है। तो अब शुरुआत करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के, थोड़ा सा इस पर डिटेल बात करते हैं। थॉमसन साहब कहते हैं क्या है, थॉमसन साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वाटरमेलन में सीड की तरह, जैसे सीड धसे होते हैं वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम में धसेंगे और पॉजिटिव चार्ज स्मीयर होगा। ठीक है, सही बात है, मान ली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, तो सबसे पहला लिमिटेशन ये था कि देयर वॉज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, देयर वॉज no experimental proof of smearance मतलब फैलाव, smearance of positive charge inside the atom। यानी कि थॉमसन साहब ने तो अपनी एक धारणा यानी कि अपनी एक थिंकिंग बता दी थी, जिसमें कहा था इलेक्ट्रॉन्स तो एम्बेड होंगे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक एमिशन, जो कि अभी आपने देखा था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्मीयर्ड होगा। ठीक है, स्मीयर्ड मतलब फैला होगा, इसका कोई प्रूफ नहीं था। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अगर आपको वाटरमेलन के अंदर देखना है तो अपनी उंगली को वाटरमेलन के अंदर लगाना होगा, भेजना होगा। तो आप क्या करेंगे, हम लोग एटम के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए सबसे पहली बात, हमें अगर एक एटम के पास जाना है तो हमको एटम आपको फ्री में तो मिल नहीं रहा है कि लो भैया जेब से निकाल दिया, भैया लो एटम ले लिया, नहीं मिल रहा है।
ठीक है। अब जब एटम ऐसे मिल नहीं रहा तो हमको एटम, सबसे पहली बात हमको वो सबसे ढूंढना है जिसमें हमको एटम बहुत आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे एटम तो हर चीज में होता है, सही बात है, एटम हर चीज में होता है, लेकिन हमको ग्रुप ऑफ एटम नहीं चाहिए, हमको सिंगल एटम के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। सिंगल एटम के साथ ट्रीट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना थिकनेस कम होगा सब्सटेंस का उतना ही आसानी से आप एटम को एक्सपोज कर पाएंगे, ठीक है। वरना अगर एडजेसेंट एटम एक साथ आ गए तो फिर वहां पे एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहली बात, अगर हमको एटम को स्टडी करना है तो हमें ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसकी थिकनेस सबसे कम होगी, और यही कारण है कि हमारे जो अगले साइंटिस्ट है जिनका नाम रदरफोर्ड है, उन्होंने गोल्ड फॉयल को लिया, ठीक है। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशन तो उन्होंने दिखा दी कि एक्सपेरिमेंट हमारे पास प्रूफ नहीं था। सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन है सेकंड लिमिटेशन कहती है देयर was no description of nucleus of atom, nucleus of atom, यानी कि एटम के सेंटर में क्या होगा इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की गई थी, ठीक है। अच्छा एक बात सोचिए, आपके से कहा गया कि भाई एक तरबूज लिया आपने, उसको आपने बीच से काट दिया तो आपने देखा बीज कितने देते हैं, इतने देते हैं, ठीक है। आपने बीज उसमें धंसे लिया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो हमारा जो ईटेबल पार्ट है जिसको आप रेड पार्ट कहते हैं वो फैला हुआ है। अब बताइए अगर हम बीज को जोड़ लें, बीज के साथ जोड़ लें तो बीज का रीजन ज्यादा होगा कि वो जो ईटेबल पार्ट है उसका रीजन ज्यादा होगा? तब कहेंगे ऑफकोर्स ईटेबल पार्ट का रीजन ज्यादा होगा, ठीक है, वरना तरबूज बिकता कितना महंगा, ठीक है। तो वहां पे ईटेबल पार्ट का जो जगह है वो ज्यादा होगी। तो अब बात बताइए, अगर ईटेबल पार्ट की जगह ज्यादा है तो उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा। अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो एटम स्टेबल कैसे रहा? तो नेक्स्ट जो हमारा जो लिमिटेशन है किसका, थॉमसन मॉडल का, वो यही है कि भैया हमारे पास एटम की स्टेबिलिटी का कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। वो थर्ड पार्ट है, चलिए लिख लेते हैं थर्ड पार्ट। इट कैनॉट एक्सप्लेन, ये मेन लाइन है इसको ब्लैक से लिखा जा रहा है, इट कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आप कैसे एनकाउंटर कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर सकता है, उतने छोटे छोटे और बहुत कम अमाउंट में सीट्स हैं, वो उतने पॉजिटिव चार्ज मेयर्स को आप कैसे काउंटर बैलेंस कर देंगे, कैसे एटम न्यूट्रल रहा, कोई जानकारी नहीं। और अब वक्त हो गया है तरबूज के अंदर जाने का, यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। और अभी आपको पता है कि रदरफोर्ड ने सबसे पतली उस समय जो मानी जाती थी जिसको हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड की फॉइल ली थी। फॉइल का मतलब झिल्ली होता है, एक पतली सी लेयर, ठीक है, वो ली थी। और उस झिल्ली के ऊपर बड़ा जुर्म किया इन्होंने, बहुत जुर्म किया। जुर्म ये किया कि इन्होंने बंदूक ली जिसमें अल्फा पार्टिकल भरे हुए थे और उसको दगा दिया उस पतली झिल्ली पर। कितना बड़ा जुर्म है। अभी देखिए उसको मिलता क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। So Rutherford's गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, मैंने पहले कहा था ये चैप्टर एक्सपेरिमेंट से ज्यादा रिलेटेड होगा, इसीलिए मजा जरूर आएगा, ठीक है।
सबसे पहली बात हमें जो ली गई थी वो ये थी कि इसमें हमने लिया क्या, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि उस जमाने में गोल्ड जो था सबसे पतला सबसे माना जाता था, और जब पतला होगा तो उसकी थिकनेस कम होगी, थिकनेस कम होगी तो नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो लेस होंगे, इसीलिए हमको सिंगल एटम एक्सपोज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए गोल्ड फॉइल ली गई थी। सो हमारे पास एक होगी गोल्ड फॉइल, पतली सी सोने की लेयर, ठीक है, पतली सी एक गोल्ड की लेयर है। ठीक है, ये है हमारी गोल्ड फॉइल। ठीक है, बहुत पतली सी लेयर है। ठीक है, आप इसको ऐसे मत देखो, ये इस तरह से लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो उतना अच्छा समय नहीं आएगा, इसलिए मुझे ऐसे बनाना पड़ा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर है हमारे पास वो गन जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियर मास चेंज होगा विद द इकोनॉमी ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन बाहर निकलेगी तो न्यूक्लियस का मास चेंज होगा या डिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा, या यूं कहें कि न्यूक्लियर मास डिक्रीज होगा। क्लियर? अच्छा, या फिर अगर आप रेडिएशन अंदर डालोगे तो मास इंक्रीज होगा। अब रेडिएशन मास का क्या रिलेशन है या नहीं, ये बात। ठीक है, ओके। सो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको आपने किसी एक केस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा केस थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जिसमें ये रखा गया है। ठीक है, और ये एक एटम होगा जो कि रेडियो एक्टिव हो सकता है। तो हम यहाँ पे 92 235 यूरेनियम ले रहे हैं, यू स्टैंड फॉर यूरेनियम। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट, अगर आपने एक न्यूक्लियर, आपने जो 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो होती है यूरेनियम 92 235 डिसइंटीग्रेट होगा तो ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 90 231 प्लस एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को जहां पर हम 2He4 भी लिखते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ये, ध्यान रहे न्यूक्लियस है एटम नहीं। ठीक है, सो ये एक रिएक्शन है। अब आप देख रहे हैं कि यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में और आपको क्या दे रहा है, अल्फा पार्टिकल दे रहा है। इसी अल्फा पार्टिकल को लेने के लिए ही हमने किसका इस्तेमाल किया था, यूरेनियम का इस्तेमाल किया था। ठीक है, यानी कि आप, ऐसा कोई डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आप यूरेनियम ही लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं एलिमेंट, लेकिन शर्त यह है कि उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलना चाहिए। अल्फा पार्टिकल क्यों निकलना चाहिए, उसका रीजन है क्योंकि हमें टेस्ट किसका करना है, हमें टेस्ट करना है पॉजिटिव चार्ज का। हमें इलेक्ट्रॉन को पता लगे कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, अगर है तो किस तरह से लगा हुआ है उसका हमको टेस्ट करना है। इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, यूरेनियम का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल देगा और अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी देखा ना एटॉमिक नंबर कितना था, नीचे 2 लगा हुआ था, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अच्छा, तो अब हमने अल्फा पार्टिकल भेजे, क्या पार्टिकल दिखाई पड़ेंगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब दिखाई नहीं पड़ेंगे तो भैया इस पे लड़ने के बाद कहाँ गए हमें क्या पता। ये लेयर बहुत पतली सी है, पहली बात इसकी थिकनेस बहुत पतली है, तो लेयर की थिकनेस नहीं दिखाई पड़ेगी, तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कहाँ गए हमें क्या पता लगेगा। तो हमें नहीं पता लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन हम एक मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उस पार्टिकल को पकड़ लेगी, उस पार्टिकल को पकड़ लेगी। और पकड़ने के लिए हमारे पास ये पतली सी स्ट्रिप है, ये मैं स्केलिंग मुझे थोड़ा सा अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्केलिंग में अच्छे से करनी चाहिए। ये एक स्ट्रिप है जो कि इसके पार्टिकल के सेंसिटिव है, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया है एक डिवाइस से जिसको हम काउंटर बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग काउंटर होता है, बट मेन बात ये है कि अधिकतर जो यूज होता है वो होता है GM काउंटर। G स्टैंड फॉर गाइगर एंड M स्टैंड फॉर मास स्टैंड।
तो इन दोनों ने मिलकर नहीं बनाया था, इन्होंने गाइगर और मूलर ने बनाया था, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रदरफोर्ड के दो शागिर्द यानी स्टूडेंट ने बनाया था, एक का नाम था गाइगर, एक का नाम था मार्सडन, ठीक है। तो गाइगर और मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये जो डिवाइस है ये गाइगर मूलर काउंटर है, ठीक है, जिसमें ये गाइगर तो वही वाले हैं और मूलर जो है वो अलग साइंटिस्ट है, ओके। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से बम्बार्ड हो रहे हैं, बम्बार्ड हो रहे हैं, तो ये पाया क्या गया? पाया ये गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सीधे निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल गए। ये एक स्ट्रेंज है, बिल्कुल स्ट्रेंज। क्यों स्ट्रेंज है? स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहां पर किसी एक एटम यहां पर था, ठीक है, और अगर अल्फा पार्टिकल यहां से गुजर गया, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि भैया ये हमारे पास तरबूज था, यहां से आपने अल्फा पार्टिकल भेजा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पूरे पार्ट में स्मीयर था तो इस पॉजिटिव चार्ज से लड़ने के बाद ये आगे गया कैसे? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो इसको तो रिपेल कर देना चाहिए। रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो सेम चार्ज तो रिपेल करते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे तो रिपेल हो जाना चाहिए। रिपेल तो हुआ नहीं बल्कि आगे निकल गया। इसका केवल एक ही मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे रीजन में नहीं होता। ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन्ड अनडेविएटेड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब है जो उनका ओरिजिनल पाथ था, ठीक। अब बहुत कुछ पार्टिकल्स थे, कई कई 500 में एक पार्टिकल ऐसे थे जो कि कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। ये एक और कहानी। अच्छा है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो ज्यादा एंगल से डेविएट हो गए, और कम से कम 1 लाख में कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि बिल्कुल बैकवर्ड हो गए। अब यहां देख लीजिए, ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए जो एंगल में बात करते हैं वो होता है थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180। 180 का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 180 डिग्री से ये क्या हो गए, ये बैक स्कैटर हो गए। बैक मतलब पीछे, यानी कि जिस रास्ते से आए थे सेम पाथ इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया, वापस हो गए, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंज है, ठीक है। हमने 3 ऑब्जर्वेशन देखी। पहली ऑब्जर्वेशन देखी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन अनडेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ये पहली बात थी, यानी कि वो अपने पाथ से बिना डेविएशन के पार निकल गए पूरी फॉल के। दूसरी बात, उनमें से कुछ पार्टिकल्स थे जो कि इस सेंसिटिव प्लेट के कुछ हिस्से में पड़े जो कि इसकी सीध में नहीं थे, मतलब सीधाई में नहीं थे। तो वहां इसका ये मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स डेविएट हुए हैं, और बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि अपनी ही पोजीशन, अपने ही पाथ को दोबारा ट्रेस कर लिया, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये 3 कंडीशन, ये 3 ऑब्जर्वेशन जो थी वो हमें मिली थी। उसके बेस पर रदरफोर्ड ने अपने 3 कंक्लूजन निकाले थे एटम के बारे में, ठीक है। लेकिन पहले हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं और उसके बाद हम इनका कंक्लूजन देखेंगे। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आई होप अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हाँ, अगर नहीं आएगा तो हम फिर वीडियो बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन तो यही थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इसको अल्फा पढ़ते हैं, रिमेन्ड अनडेविएट या अनडेविएटेड, क्योंकि पास्ट टेंस हो चुका है, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पाथ से ये अनडेविएट हो गए थे, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन कहती है कि कुछ पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डेविएट हुए थे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन,
some alpha particles deviated from their original path, having small angle of scattering. Scattering एक वर्ड है जिसका मतलब पहला होता है small angle of scattering. ठीक है, ओके. थर्ड वन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए थे, हमारे पास रेडिएशन आई थी और यहाँ पे गोल्ड फॉइल थी. ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स जो थे वो डेविएट हो गए थे विद स्मॉल एंगल. ये इसका मतलब है. ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि हाँ, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी कहती है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड. ठीक है, very less number of alpha particles. मैं शब्दों को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर रहा हूं. वेरी लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. अब कितने लेस होंगे इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर करीब करीब 20,000 में से 1 पार्टिकल. ऐसा होगा, वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाउंसेस बैक having 180 degree scattering angle. 180 डिग्री स्कैटरिंग एंगल, यानी कि 20,000 में कम से कम एक पार्टिकल ऐसा जरूर होगा जो कि बैक स्कैटर हो गया. अब देखिए मजा इसका. ठीक है, ओके, पहले मजा देखते हैं फिर बात करते हैं. मजा क्या है? मजा ये है कि भैया आप एक पेपर लीजिए, अपनी कॉपी का एक पेपर लीजिए. ठीक है, और आप इस पे एक बॉम्ब मार दीजिए. ठीक है, क्या होगा? आप एक पेपर लीजिए और उस पे ये पेन लिख के मार दीजिए या बॉम्ब मार दीजिए. बॉम्ब तो बहुत बड़ी चीज होगी. आप कुछ कंपास मार दीजिए. ठीक है, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि भैया ये पेपर जो है इसे फट जाएगा और क्या होगा और क्या होगा. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बॉम्ब है, ये उल्टा पलट के आपको ही लग जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा दिक्कत. ठीक है, कैसे हो सकता है ये? और यही हुआ है न्यूक्लियस के एक्सपेरिमेंट में. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ स्पेशल चीज है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद थी. न्यूक्लियस मतलब सेंटर होता है. ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं कंक्लूजन की बात जो कि रदरफोर्ड ने निकाले थे. तो हमारे पास होता है कंक्लूजन. कंक्लूजन ये कहता है कि पहला पार्ट कहता है वो ये है कि हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द रीजन inside the atom is empty या वैकेंट, जो भी कह लीजिए. क्या मतलब हुआ? एटम का अधिकतम हिस्सा जो है वो खाली होगा. ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि रदरफोर्ड ने वो क्या कहते हैं, तो थॉमसन उन्होंने तो कहा था कि भैया कि पॉजिटिव चार्ज क्लियर होगा. अगर ऐसा होता तो सारे के सारे पार्टिकल जो होने चाहिए
वो डेविएट होने चाहिए, बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो अनडेविएट होकर के निकल गए थे। इसीलिए इस ऑब्जर्वेशन का होना क्या था? जरूरी था। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि, हाँ भाई, सेकेंड पार्ट कहता है द पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a very small, tiny लिख सकते हैं, region called nucleus of atom. यानी कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हर जगह नहीं फैला होगा, बल्कि एक ही जगह होगा, कंसंट्रेट होगा, यानी कि एक ही जगह बस बाइंड रहेगा, बाकी जगह नहीं होगा, ठीक है। और उस जगह को हमने क्या कहा? न्यूक्लियस ऑफ एटम कहा, ठीक। उसके बाद जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? वो ये था, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था, द मोस्ट ऑफ द मास, यू कहे मोस्ट ऑफ द मास, इसीलिए शब्द को थोड़ा सा इजी बनाना आवश्यक है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज concentrated inside the nucleus। ये इनका तीसरा ऑब्जर्वेशन था। दो तो समझ में आ गए। पहला वाला क्योंकि एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि अनडेविएटेड था, दूसरा वाला कुछ रेडिएशन थी जो कि डेविएट हो गई थी, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑफ कोर्स सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, इसीलिए वो क्या हो गया था? डेविएट हो गया था। सही बात है। ये मास कैसे हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया न्यूक्लियस में। मास, आपको क्या प्रूफ है कि ये मास कंसंट्रेटेड है? तो उसका उत्तर ये है कि मुझे एक बात बताइए कि जब आपको एक्सपेरिमेंट याद होगा कि आपने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो हुआ ही था कि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे के रूप में बाहर आए थे, कोई और पार्टिकल क्यों नहीं आया? हम इस पर लौटेंगे, लेकिन आज नहीं, वो कल लौटेंगे। और इसीलिए यही कारण है कि हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आज नहीं बल्कि कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी रेडिएशन के रूप में बाहर निकलेगा, और कैसे निकलेगा ये कल देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। उसके बाद इन तीन कंक्लूजन से तो ये तो तय हो गया कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि बीच में होगा, दूसरी बात वहीं पर मास होगा, और तीसरी बात कि वो हमारा एटम जो होगा वो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा? एम्प्टी होगा, ठीक है। एक मजा और ले लीजिए, देखिए इससे हमको फायदा क्या होगा, ये देखिए। मैं जस्ट मैथमेटिक्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री क्लास है, लेकिन अगर आप फिजिक्स में होते तो हम आपको वो भी बताते हैं। बट अभी के लिए हम आपको बता दें कि एटम का जो साइज होता है वो होता है, वो 10 की पावर -10 मीटर्स कह लीजिए, या फिर इसको आप एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का कह दीजिए, इस ऑर्डर का होता है, ठीक है, ओके। और न्यूक्लियस जो होता है वो गाइगर और मास्टर ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसका जो साइज था वो 10 की पावर -15 मीटर्स, या फिर इसको हम कहते हैं फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर का होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि भैया अभी इन्होंने ये कहा था कि एटम जो होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, ठीक है, एम्प्टी होता है तो कितनी जगह खाली है? अब उसको देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या करेंगे? एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एटम बड़ा है कि न्यूक्लियस बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स एटम बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं एटॉमिक साइज अपॉन न्यूक्लियर साइज निकालूं
साइज निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा, देखिए मैं जस्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, लेकिन हाँ एक ऑर्डर बता रहा हूं लगभग इतना होगा। एटम का साइज होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स और न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर्स। करेक्ट? आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स और ये लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर्स। ऑफ कोर्स ये एक्सपोनेंट का रूल है जो कि हम लोगों ने पहली बार डिस्कस किया था, ओके, चैप्टर 1 में। ये से 10 कट जाएंगे और जब ये ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 5 मीटर्स। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 0 ये कितना हो गया? ये 1 लाख टाइम हो गया, 1 लाख टाइम। अब जरा इसको एनालाइज करते हैं, अब आएगा मजा। देखिए ये एटम का साइज 1 लाख गुना ज्यादा होगा न्यूक्लियस साइज से, ठीक है? अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, तो मान लीजिए कि आपके पास हमने एक न्यूक्लियस लिया। न्यूक्लियस का साइज अभी हम आपको पिक्चराइज करने के लिए हम एक थोड़ा बड़ा साइज दे रहे हैं। हम मान लेते हैं इसका जो रेडियस होगा वो सेंटीमीटर के ऑर्डर का है, एक रफ कैलकुलेशन, ठीक है? तो आप बताइए कि एटम का साइज क्या होगा, ठीक है? ओके, अगर ये सेंटीमीटर का है तो इसका 1 लाख गुना टाइम होना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर का 1 लाख गुना जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है? अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं क्या? ये 100 हो जाएगा तो लिखेंगे 100 और उसके बाद 3 जीरो। ये है हमारा सेंटीमीटर्स, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। और 100 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर, तो ये हुआ 1 मीटर, नहीं 1 मीटर और ये 0 और मीटर्स, ठीक है? और ये हुआ हमारा 1 किलोमीटर। यानी कि अगर आप 1 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस लेंगे तो आपका जो एटम होगा वो 1 किलोमीटर होगा। अब बताइए क्या मैं 1 किलोमीटर आप बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। आप सोचिए कि एक एटम इतना सा छोटा है, अब इस छोटे से एटम के लिए 1 सेंटीमीटर आपके पास स्केल होगी, बिल्कुल होगी। 1 सेंटीमीटर का डायमेंशन लीजिए, इसका 1 लाख टाइम्स यानी कि 1 किलोमीटर दूर जो होगा वो एटम का पहला शेल या पहला ऑर्बिट पड़ेगा। आप सोच लीजिए एटम कितना बड़ा होगा न्यूक्लियस के मुकाबले, ठीक? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए V3Y द साइंस ब्रिगेड। और हम लोग अगले सेशन यानी कि कल बात करेंगे कैनाल रेज, या कभी कभी इसको एनोड रेज भी कहते हैं, जिससे हम डिस्कवर करेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी रेडिएशन के रूप में बाहर निकलेगा और उसके जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको हम प्रोटॉन्स कहेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है? तब तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए V3Y द साइंस ब्रिगेड। तब तक के लिए धन्यवाद।